हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, पाइथन कोर्स के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं नमपाई के बारे में। बच्चों, नमपाई का जो पूरा नाम होता है वो होता है न्यूमेरिकल पाइथन। क्या होगा? न्यूमेरिकल पाइथन। कहीं कहीं पर इसको न्यूमेरिक पाइथन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसको हम लोग न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, इसका जो इस्तेमाल है ना, वो हम लोग एरेज पर काम करने के लिए करते हैं। यूज्ड फॉर वर्किंग विथ एरेज। ठीक। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? एरे होती है ना, एरे क्या है? एरे इज होमोजीनस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, हम लोग कह सकते हैं। तो वही एरे पर काम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। नमपाई को जो बनाया गया था ना, वो बनाया गया था 2005 में। वॉज क्रिएटेड इन 2005 बाई ट्रेविस ओलिफेंट। ट्रेविस ओलिफेंट, OLIPHANT। ये ट्रेविस ओलिफेंट ने बनाया था। लेकिन मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता दूं बच्चों। वो मजेदार बात ये है कि जो ये आपका नमपाई है ना, इसको एक्चुअल में इसका जो प्रोसेसर था, उस प्रोसेसर को बहुत पहले ही बना लिया गया था, और उस प्रोसेसर को 1995 में ही बना लिया गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोसेसर कब बनाया गया था? 1995 में। इट्स, ऐसे मैं लिख दूं, यहां पर आप लिख लीजिएगा इसको। इट्स प्रोसेसर was developed in 1995 by एक जो आपके साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जिम। मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं। JIMHUGUNIN। ये आपके एक साइंटिस्ट थे, एक आपके साइंटिस्ट का मतलब कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इन्होंने इसके प्रोसेसर को बनाया था एज न्यूमेरिक नाम से। उसका नाम क्या था? NUMERIC। न्यूमेरिक नाम से इसको बहुत पहले ही बना दिया था, इसका जो प्रोसेसर था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसका जो प्रोसेसर है वो किसने बनाया? तो इसका जो प्रोसेसर है बच्चों, वो 1995 में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जिम ह्यूगेनिन के द्वारा बनाया गया था। जिम ह्यूगेनिन ने इसके प्रोसेसर को कब बनाया? 1995 में। और किस नाम से बनाया? तो न्यूमेरिक नाम से बनाया। ठीक है ना। तो ये इसका कुछ थोड़ा सा इतिहास है। अच्छा, इसको लिखा किस में गया है? तो इसको भी मैं बता दूं। इट इज रिटन इन पाइथन एंड C++, दोनों में लिखा गया। ठीक है ना। पाइथन एंड सी और C++, दोनों भाषाओं में इसको लिखा गया है। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, क्या ये ओपन सोर्स है? हाँ, तो ये क्या है बच्चों? इट इज ओपन सोर्स। इट इज ओपन सोर्स। यह हमारा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, एक ओपन सोर्स कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हमको दिए जाते हैं और हम लोग उनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है ना। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, नमपाई इज ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाई नम फोकस। इसको स्पॉन्सर कौन करता है? नम फोकस नाम की एक संस्था है, वो इसको स्पॉन्सर करती है। अब बात ये आती है सर कि हमको नमपाई पे काम करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको बच्चों कुछ बातें बताता चल रहा हूँ, आप फटाफट उसको नोट करते चलेंगे। पहली बात की नमपाई का पूरा नाम हमने आपको बता दिया। 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट ने बनाया। यह ओपन सोर्स है और इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? एरेज पर काम करने के लिए करते हैं। अच्छा, एक चीज और, कि जो नमपाई है ना, नमपाई है, इट इज 50 टाइम्स फास्टर देन लिस्ट। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। बहुत काम की चीजें, कमाल कमाल की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज 50 टाइम्स फास्टर देन लिस्ट। क्यों 50 टाइम फास्टर है? ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चों जब ये मेमोरी कंजम्पशन करती है ना, मेमोरी स्टोर करती है आपके वैल्यूज के लिए, तो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। ठीक। और सबको एक साथ ही, जितने भी डेटा होते हैं सबको एक साथ में कलेक्ट करके काम करने का ये इसका जो कह सकते हैं तरीका है, वो है। अच्छा, अगली बात की, आपके जैसे अभी आप अपनी लाइब्रेरी ओपन करोगे, आइडियली ओपन करोगे, तो वहां पर आपको जो है वो ये मिलेगा नहीं, काम नहीं करता। तो काम करवाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? काम करवाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं तरीका। इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, ये आप याद रखेंगे। ठीक। इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पिप। पिप लिखा, स्पेस लगाइएगा, इंस्टॉल लिख दीजिएगा। इंस्टॉल लिखने के बाद लिखना है नमपाई।
क्या लिख देना है, numpy। और ये इतना कर देंगे आप ना, तो ये इतने से आपका जो numpy है वो आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो और आप फिर क्या कर पाएंगे, आप फिर अपने numpy का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे। अगली बात क्या है कि बच्चों जब numpy हमारी इंस्टॉल हो गई तो आपको अपने एप्लीकेशन में उसको ऐड करने के लिए, है ना, ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, ऐड करने के लिए हमको करना पड़ेगा इंपोर्ट। क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट किसको करना पड़ेगा, numpy को। सर हमने इंपोर्ट कर लिया। अब कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, जैसे हमको यूज करना है एरे फंक्शन यूज करना, तो लिखना पड़ेगा numpy डॉट एरे, है ना, numpy डॉट जीरोस, numpy डॉट वंस, बहुत सारे फंक्शन इसके अंदर होते हैं। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले, फंक्शन क्या मेथड ही बोले ज्यादा बेटर होगा, उसको इस्तेमाल करने से पहले ये जो आपका मेथड है, इसको मेथड कह रहा हूँ, मॉड्यूल है, इसको साथ में कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, इतना बड़ा नाम हमको नहीं यूज करना है, इसका नाम बदलना है, एलियासिंग करनी है, तो आप लिख दीजिए एज एनपी। आप क्या लिख दोगे, एज एनपी लिख दोगे। अब आपको बार बार numpy नहीं लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, np डॉट एरे, np डॉट जीरोस, np डॉट समथिंग समथिंग, पूरा आप उसमें लिख सकते हो। अगली बात, मेरे को ना वर्जन चेक करना है। क्या चेक करना है, वर्जन चेक करना है। वर्जन चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा प्रिंट np डॉट, ऐसे डबल अंडरस्कोर लगाइएगा और लिखिएगा VERSION, फिर डबल अंडरस्कोर लगा करके इसको बंद कर दीजिएगा। ये आप जैसे ही लिखोगे ना, आप इसका क्या कर पाओगे बच्चों, वर्जन चेक कर पाओगे और आपको बताएगा कि हमारा जो numpy है वो किस वर्जन का है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई ना, तो बातें एकदम बढ़िया से अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। ये 10 पॉइंट आपके किसके रहे, numpy के बारे में रहे, जिसको आपको याद रखना है। और आगे अब हम लोग बात करेंगे सीधे इसके नोट्स के बारे में। प्रैक्टिकल आपको जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। नोट्स ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर वो भी न समझ में आए तो आप मुझको बताएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीजें बताऊंगा। आइए हम आपको डायरेक्टली लेकर के चलते हैं नोट्स पर। बच्चों ये हम numpy की नोट्स हमने ओपन कर ली है और सबसे पहला काम हमने ध्यान से देखिए क्या किया है, हमने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया, numpy को इंपोर्ट करा लिया है। और इंपोर्ट कराने के बाद उसकी एलियासिंग कर दी है, उसका नाम बदल दिया है, क्या कर दिया है, np कर दिया है। पहला काम हो गया। अब आगे बात करते हैं सबसे पहले फंक्शन की। वो फंक्शन हमारा है एरे फंक्शन। एरे फंक्शन का इस्तेमाल किसी सीक्वेंस को numpy में, न्यूमेरिकल पाइथन में एरे में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब वो सीक्वेंस हमारा लिस्ट हो सकता है, वो सीक्वेंस हमारा टपल की फॉर्मेट में हो सकता है। यहाँ पर हमने ले लिया 2, कॉमा लगाया 3 और कॉमा लगा के लिख दिया 5, तो ये हमारा क्या हो गया, एक टपल हो गई। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे में बदल सकते हैं। किस फंक्शन की मदद से, एरे फंक्शन की मदद से हम लोग इसको क्या कर पाएंगे बच्चों, एरे में बदल पाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, हमने list1 नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें 2 4 6 8 हमने स्टोर कर लिया। और array1 नाम के वेरिएबल में हमने लगाया np डॉट एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन में हमने दे दिया यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने दे दिया list1। list1 का मतलब 2 4 6 8, और हमने प्रिंट करा लिया किसको, हमने प्रिंट कराया array1 को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारी एक एरे बन गई है। ये क्या बन गई, एक एरे बन गई है। ठीक है ना, बात इतनी समझ में आई। और एरे में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट लिस्ट में हैं। अंतर क्या आया सर, अंतर यही आया कि लिस्ट में देखो कॉमा लगा हुआ है और यहाँ पर आंसर में आपको कॉमा नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि ये हमारी एरे बन करके क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। बात समझ में आ गई। एक बार एग्जांपल और देख लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, array2 नाम की क्या ले ली, एक लिस्ट ले ली, लिस्ट कह रहा हूं, एक वेरिएबल ले लिया। और उसमें हम इस बार हमने एक वेरिएबल में नहीं स्टोर किया इसको, डायरेक्टली हमने इसके अंदर np एरे के अंदर हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, एक लिस्ट दे दी। तो क्या इसको कन्वर्ट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। और आपको क्या दे दिया इसने, 34 89 56। तो आप चाहे तो वेरिएबल में लेकर के करें ऐसे, ये ऐसे वेरिएबल बना लें और आप उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को पास करें यहाँ पर ऐसे, और चाहे तो डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करते हैं बच्चा, आगे हमारे पास जीरोस फंक्शन है। जीरोस फंक्शन क्या काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। जीरोस फंक्शन क्या करेगा, आपको एक एरे लौटाएगा। क्या लौटा के देगा, एरे। और उस एरे में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, वो जो ये पैरामीटर आपने दिया होगा, इस पैरामीटर के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। हमने यहाँ पर कितना लिख रखा है, 3 लिख रखा है। तो ये 3 आपको जीरो वाली एरे मिल जाएगी। 3 एलिमेंट की एरे मिलेगी जिसमें क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। बड़े काम की बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जीरोस जो है ना, वो किस प्रकार की वैल्यू रखती है, वो फ्लोटिंग वैल्यू रखती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसीलिए 0.0.0 लगा है। मतलब आपको जीरोस किस फॉर्मेट में मिलेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेंगे। और यहाँ पर आपने जो भी लिखा होगा उतने एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो जीरोस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग एक एरे बनाने के लिए करते हैं। किसकी एरे, जीरोस की एरे बनाने के लिए। मतलब उसमें एलिमेंट्स कौन रहेंगे, जीरो रहेंगे। किस फॉर्मेट में रहेंगे, फ्लोट के फॉर्मेट में रहेंगे। ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है।
नहीं कह दो कि सर कॉमा आप कह रहे थे, कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पर, तो डॉट डॉट लगा हुआ है, ये क्या है? तो ये बच्चों फ्लोटिंग पॉइंट है आपको, ठीक है ना। आगे है ए रेंज फंक्शन। आगे अगली बात, ए रेंज फंक्शन क्या काम करता है? ए रेंज फंक्शन ध्यान से देखिए, रेंज फंक्शन आपने पढ़ा है ना, जैसे मैंने कह दिया रेंज 3, क्या मैंने बोला? रेंज 3 बोल दिया मैंने। अब रेंज 3 आपको पता है क्या लौटा के देगा? कहां शुरू होता है? 0 1 2 और उसके बाद यहां पर रुक जाएगा, 3 को इंक्लूड नहीं करता है, 3 के पहले तक की ये वैल्यू देता है, तो 0 1 2 3 इसने लौटा के दे दिया। वैसे ही यहां पर आपका ए रेंज काम करेगा। यहां पर आपने कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4। इसका मतलब शुरू कहां से होना है? 0 से शुरू होना है, 1 2 3 तक आएगा, 4 को इंक्लूड करता नहीं है। तो ये क्या कर रहा है? ए रेंज फंक्शन क्या करेगा? पैरामीटर के हिसाब से आपको एरे लौटा करके देगा। अच्छा, एक पैरामीटर दोगे तो ये स्टॉप का होगा। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, हमने आपको बहुत पढ़ा रखा है इसके बारे में कि जो स्टार्ट होता है बच्चा वो कहां से शुरू होता है? तो याद रखिएगा जो स्टार्ट होता है वो शुरू होता है 0 से, ठीक है ना। स्टॉप की वैल्यू हमको देनी पड़ती है, और जो हमारा स्टेप है वो बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है? तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेप होता है वो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने किसकी वैल्यू दी? स्टॉप की वैल्यू। तो स्टार्ट कहां से करेगा? 0 से करेगा, 0 1 2 3 प्रिंट कर दिया। फिर हमने क्या किया? यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप दोनों ले लिया, ये स्टार्ट की वैल्यू और ये स्टॉप की वैल्यू। अब क्या होगा सर? तो अब आपको पता चल गया कि स्टार्ट कहां से होना? 6 से होना, 6 7 8, कहां तक जाना है? 14 तक, मतलब 14 के एक पहले तक जाकर के रुक जाना है। तो यहाँ पर देखिए 6 से शुरू हुआ है, 7 8 9 10 11 12 13, और ये आपको क्या दे दिया? एक एरे बना करके दे दी 6 से 13 तक की। अच्छा सर, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप तीनों ले लें तब क्या होगा? तब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 4 से शुरू होना है, 19 तक जाना है, 3 3 का स्टेप होगा। तो पहले 4 आया, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा तो 13, और 13 में 3 जोड़ा तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 को इंक्लूड नहीं करता है, इसीलिए क्या किया इसने? 19 को यहाँ पर नहीं दिया है। इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर 19 भी ऐड कर रही, ठीक है ना। क्योंकि जो वैल्यू स्टॉप की होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती है, वो हटा दी जाती है, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे बात करते हैं बच्चों। आगे हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है रैंडम डॉट रैंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रैंडम डॉट रैंड फंक्शन है। ये क्या काम करता है? तो इसको मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसमें हम लोग एक पैरामीटर लिखते हैं इस फंक्शन के अंदर, और वो पैरामीटर ये बताएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट आएंगे? 4 एलिमेंट आएंगे। कितने? 4 एलिमेंट आएंगे। अच्छा, एलिमेंट्स कैसे होंगे? तो याद रखिएगा जो एलिमेंट होंगे ना वो 0 से 1 के बीच के होंगे, 0 से 1 के बीच के होंगे, ये आपको याद रखना है, 0 से 1 के बीच के। मैं इसलिए लिख भी दे रहा हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। 0 से 1 के बीच का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट में आएंगे। किस फॉर्मेट में आएंगे? फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट में आएंगे। देखो ये आया 0.805859, पहला एलिमेंट आया, ये पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा एलिमेंट 0.349196, तीसरा एलिमेंट 0.988621, और चौथा एलिमेंट है 0.592493। 4 एलिमेंट आए ना, यही 4 एलिमेंट जो यहाँ आपने लिख रखे हैं वो 4 एलिमेंट आएंगे, लेकिन कहां से कहां तक के? 0 से 1 के बीच के। 0 से 1 के बीच का मतलब है कि 0 दशमलव समथिंग करके ही कुछ ना कुछ आएगा, 1 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। एक बार फिर से करते हैं हम लोग यही प्रोसेस। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, a2 नाम का वेरिएबल लिया, वहां पर हमने लगा np.random.range फंक्शन, और उसमें पैरामीटर क्या दे दिया? 4 दे दिया। मतलब कितने एलिमेंट आने हैं? 1 2 3 4। कितने? 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और चारों एलिमेंट कहां होंगे? 0 से, जो हमारे एलिमेंट होंगे वो 0 से बड़े होंगे, और यहां पर लिख दे रहा हूं एलिमेंट क्या होंगे? 0 से बड़े होंगे और 1 से छोटे होंगे, ये आपको याद रखना है। बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना। आगे आइए बात करते हैं। आगे हमारे पास है एम्प्टी फंक्शन। क्या है? एम्प्टी फंक्शन। एम्प्टी फंक्शन क्या करेगा? ध्यान से समझिएगा बच्चा, एम्प्टी फंक्शन के अंदर भी हम लोग जो पैरामीटर देंगे ना, ये किसको बताएगा? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताएगा। मतलब कितने एलिमेंट होंगे? तो आपको पता चल गया 5 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट? 5। अच्छा सर, ये फिर नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं? तो याद रखिएगा ये जो वैल्यूज है ना, ये होती हैं गार्बेज वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज हैं? गार्बेज वैल्यूज हैं। गार्बेज वैल्यू का मतलब, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। मतलब ये 5 एलिमेंट की एक खाली एरे बनाएगा, और उस खाली एरे में ऐसे फालतू की वैल्यूज भरी रहेंगी। गार्बेज वैल्यूज हैं, इनका कोई विशेष मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैसी वैल्यूज हैं? ये गार्बेज वैल्यूज हैं जो कि आपके एम्प्टी फंक्शन के द्वारा जनरेट की जाती है। इतना याद रखिएगा, एम्प्टी फंक्शन एक एरे जनरेट करेगा, और उसमें कैसी वैल्यू रहेगी? गार्बेज वैल्यू रहेगी, बस बात खत्म। इतना समझ में आया ना। आइए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास वंस फंक्शन है।
जैसे जीरोस फंक्शन आपने पढ़ा था ना, वैसे ही वन फंक्शन होता है, वंस फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, नमपाई को इंपोर्ट करा लिया, किस नाम से, एनपी नाम से। अब हमने वंस फंक्शन को यूज किया, वंस फंक्शन में भी हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 3। 3 का मतलब एलिमेंट कितने होंगे, तो एलिमेंट हमारे पास 3 होंगे, और सब में क्या भरा होगा, सब में 1 भरा होगा। ये भी याद रखना बच्चा, ये भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट में ही 1 को भर के देगा। मतलब यहाँ पर आप चेक करोगे 1 का टाइप ना, तो ये क्या आएगा, ये फ्लोट आएगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या, फ्लोट आएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे जीरोस में यहाँ पर देखो, ये देखिए जीरो है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये जीरो आपको दिख रहा, ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये फ्लोट फॉर्मेट में दे रहा है ना, तो वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, 1 भी क्या देता है, किस फॉर्मेट में देगा, फ्लोटिंग फॉर्मेट में ही आपको देगा। ये यहाँ तक बात समझ में आई। तो एम्पटी फंक्शन फिर से याद करिए, एम्पटी फंक्शन क्या करेगा, एम्पटी फंक्शन उतने एलिमेंट की लिस्ट बनाएगा मगर गार्बेज वैल्यू रहेगी। जीरोस फंक्शन क्या करेगा, उतने एलिमेंट की लिस्ट बनाएगा मगर उसमें जीरो रहेगा फ्लोटिंग पॉइंट में। वंस फंक्शन क्या करेगा, उतने एलिमेंट की लिस्ट बनाएगा, लिस्ट कह रहा हूँ एरे बनाएगा, बार बार मुझसे लिस्ट निकल रहा है, आप उसको एरे समझेंगे, एरे बनाएगा लेकिन उसमें 1 भरा रहेगा। वैसे ही रैंडम डॉट रैंड फंक्शन क्या करेगा बच्चा, रैंडम डॉट रैंड फंक्शन जो है आपका, वो यहाँ पर देख रहे हो ना, रैंडम डॉट रैंड, वो क्या करेगा, 0 से 1 के बीच के रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। और अगला हमारे पास ए रेंज फंक्शन है, सेम कैसे काम करेगा, जैसे रेंज फंक्शन काम करता है वैसे ही, तो वो क्या करेगा, एरे बना करके देगा। यहाँ तक की कहानी बहुत सुंदर तरीके से समझ में आई होगी। आगे बच्चा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, 1D एरे के बारे में। 1D एरे हमको कैसे बनानी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं बहुत प्यारी सी ट्रिक बता देता हूं, आप पहचानेंगे कैसे कौन सी एरे किस डायमेंशन की है। मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूं। देखो, जिस एरे में जितने आपके पास ये लगे हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्टिंग में जितने स्क्वायर ब्रैकेट लगे हों, वो उसकी क्या होती है, डायमेंशन होती है। जैसे अभी हमने कितने लगा रखे हैं, 3 लगा रखे हैं ना, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 3D हो गई। हमने कितने लगा दिए, यहाँ पर हमने 2 लगा दिए ना, इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 2D हो गई। कितनी डायमेंशन हो गई, 2D हो गई। यहां पर ध्यान से देखो, ये यहां पर कितने आपके ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं, 1 लगा हुआ है ना, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, 1D हो गई। खत्म बात, कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो ये कैसी, यहां पर देखो कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं स्क्वायर वाले, 1, तो ये 1D एरे हो गई। दैट्स इट, ठीक है ना। और दिखाते हैं हम आपको, हम 2D एरे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। एकदम ध्यान से देखो, शुरुआत में कितने आपके पास ये दिख रहे हैं, ये कितना दिख रहा है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो बस ये कैसी एरे हो गई, 2D एरे हो गई। तो याद रखिएगा, हम लोग इसको कैसे देखा करते थे, हम लोग इसको इस फॉर्मेट में देखा करते थे, अगर आपको याद हो तो। ये हमने क्या लिखा, 2 3 8, क्या लिख दिया, 2 3 8। फिर हमने यहां पर क्या लिखा, 8 9 5, इस फॉर्मेट में लिखा। फिर यहां पर लिखा 1 0 6। बात समझ में आ गई ना। तो ये आपका क्या बता रहा, ये आपको बता रहा रोज, ये पहली रो हो गई है ना, ये हमारी दूसरी रो हो गई, और ये हमारी कैसी रो, तीसरी रो हो गई। ठीक है ना, ये वाली, यहाँ ये पहली रो, ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो हो गई। और ये हमारे पास क्या हो गए, ये पहला कॉलम, ये वाला दूसरा कॉलम, और ये वाला तीसरा कॉलम हो गया। बात समझ में आई। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है, ये हमारी जो एरे है, वो कितने की है, 3 by 3 की है। 3 by 3 का मतलब 3 रोज और 3 ही कॉलम हमारे पास बन गए हैं। तो ये उसका क्या हो जाता है, सिंटैक्स हो जाता है, जो कि आपको 2D एरे बनाने में मदद करता है। पहचानेंगे कैसे, जितने स्क्वायर ब्रैकेट लगे हो शुरू में, वही उसकी डायमेंशन होती है। दैट्स इट, बात खत्म। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत, आइए ठीक है सर, एक बार और देख लेते हैं। आपने कहा जितने ब्रैकेट उतने डायमेंशन, यहां पर देखो कितने ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, तो डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 3। बच्चों बिल्कुल सही बात है, डायमेंशन कितनी है, 3। देखिए, ये आपका क्या हो गया, 3D एरे हो गई। ये देख रहे हो ना आप, ये आपका 3D एरे हो गया। अब 3D एरे किस फॉर्मेट में दिखती है, तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखेगी। ठीक है ना, जैसे आपने बनाया होगा कभी, ये इस चीज को बनाया होगा स्कूल वगैरह में, इसको बहुत आपने बना के खेला होगा ना, ऐसे इस तरीके से हम लोग बनाया करते थे। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ माउस से, थोड़ी समस्या हो सकती है ना, लेकिन आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ये हमने क्या किया, एक प्यारा सा सेब बना दिया। बात समझ में आई बच्चा। ये चीज क्या है, ये चीज आपको एक डायमेंशन को बताने के लिए हेल्प करेगी। हमने यहाँ पर ऐसे डायमेंशन को बना दिया है। अब आप समझ पाते हैं कितना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, आपको बहुत सुंदर तरीके से चीजों को समझा पाए। बाकी भगवान की इच्छा। ठीक है ना, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया है कुछ इस तरीके से, अब आपको वो समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर नंबर्स आपके भरे जाएंगे, यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर आपके नंबर्स भरे जाएंगे। हमने इसको क्या कर दिया है, ऐसे इसको पेंट थोड़ा सा कर दिया है। अब आप कितना सुंदर तरीके से समझ पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं यहाँ पर इसके कलर को भी थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ।
ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, तो बच्चों ये हमारी एक एरे बन रही है। कैसी एरे बन रही है, वो 3D एरे बन रही है, ठीक है ना। अब वो 3D एरे आपको कितनी बढ़िया समझ में आ रही है वो आप हमको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स आपके भरे जाते हैं, याद रखिएगा। जैसे ये हमने एलिमेंट भर दिए 1 2 3, 1 2 3 इधर भरे, फिर 4 5 6 इधर भरे, फिर 11 12 13 इधर भरिए। एक भर गया ना, इसका भरने के बाद अगला जो इसके पीछे वाला दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन इधर भरे जाएंगे। पहला एलिमेंट तो हमने यहाँ इतने में भर दिया है, और इसके जस्ट पीछे ये वाले पूरे एलिमेंट आपके ऐसे भरे जाएंगे। अब बात समझ में आ गई ना। तो ये इस तरीके से क्या हो जाता है, 3D एरे हमारी बन जाती है, जिसको हमने थोड़ा सा बना करके समझाने का आपको प्रयास किया है। अब बात आती है कि 2D एरे को हमको बनाना है किसकी मदद से, जीरोस की मदद से बनाना है। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले हमने देखा एक पैरामीटर देते थे, हमने 3 दिया था केवल, ऐसे जीरोस में केवल 3 दिया था। तो कितने की एलिमेंट की एरे बनी थी, 3 एलिमेंट के 0 0 और 0 ऐसे बनी थी। अब हमने इसमें 2 पैरामीटर दे दिए। 2 पैरामीटर का मतलब है पहला वाला किसके लिए है सर, पहला वाला रो के लिए है, दूसरा वाला किसके लिए है, दूसरा वाला कॉलम के लिए है। ठीक है ना। देखो कितनी रो, एक रो और 2 रो, कॉलम कितने 1 2 3, 3 कॉलम हो गए। अच्छा जीरो किस फॉर्मेट में है, तो याद रखना है जीरो किस फॉर्मेट में है सर, जीरो है हमारा फ्लोट के फॉर्मेट में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए बात करते हैं, हमको बनानी है कैसी एरे, हमको 3D एरे बनानी है, किसकी मदद से, जीरोस फंक्शन की मदद से। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको क्या बता रहा है, आपको बता रहा है कि भैया 4, ये वाला याद रखना, 4 रो होंगे। कितने रो होंगे, 4 रो होंगे। मैं ध्यान से समझना बता रहा हूं एकदम। 4 रो के बाद 3 कॉलम होंगे, और 3 कॉलम के बाद इस 4 रो 3 कॉलम कितने सेट होंगे, 2 सेट होंगे। कितने सेट होंगे, 2 सेट आपके होंगे। ठीक, मतलब 4 ऐसे 4 रो, एक बनी, 2 3 ऐसे, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, कॉलम कितने, एक कॉलम और 2 कॉलम, ऐसे बन गया ना एक। बनने के बाद इसी के एक सेट इसके पीछे और है, इसी का एक सेट इसके पीछे और है। देखो ये हमारा पहला सेट हुआ, तो ये हमारा पहला सेट हो गया। इसी का जस्ट एक सेट इसके पीछे जाकर के चिपक जाएगा, ये वाला सेट जो है ना इसके पीछे जाकर के चिपक जाएगा, कि 3D एरे हमारी बन जाएगी। ठीक है ना। कितनी स्लाइस है, 2 स्लाइस बनेगी। टोटल कितनी रो होंगी, 4, और कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। या हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। बाकी सब कुछ लिखा भी है, कैसे बनाना है पूरा सिंटैक्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पहला ये स्लाइस को बताता है, ये रो को बताएगा, और ये वाला कॉलम को बताएगा। और जीरोस फंक्शन क्या करता है आपको पता है, ये फ्लोटिंग फॉर्मेट में जीरो को भर देगा। वंस का इस्तेमाल करके 2D एरे बनानी है, मतलब 2 रो, एक रो और 2 रो, कॉलम कितने 4, 1 2 3 4। ठीक, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट में ले आएगा। आगे अगली बात आती है फुल फंक्शन। बच्चा फुल फंक्शन क्या करता है, फुल फंक्शन एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब देखो यहाँ पर 1D एरे बनाने हम लोग चल रहे हैं। 1D एरे में कितने एलिमेंट हो, तो 1D एरे में हमारे पास एलिमेंट की संख्या कितनी हो, 3। और ये 5 क्या है, ये 5 वो वैल्यू है जो उस एरे में भरी जाएगी। ये 5 हमारा क्या है, वो वैल्यू है जो उस एरे में भरी जाएगी। देखो 3 एलिमेंट की एक एरे मिल गई हमको, और उसमें क्या भरा गया है, 5 5 5। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फुल फंक्शन क्या करता है, एक एरे बनाता है, मल्टी डायमेंशनल एरे बनाता है, और उसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू डाल देता है। 2D एरे बनानी है, फटाक से देखो। ये आपका पहला पैरामीटर किस फॉर्मेट में दिया गया है, टपल के फॉर्मेट में। मतलब क्या, कितना होगी, जो हमारी एरे होगी वो 2 बाई 3 की होगी। 2 बाई 3 का मतलब 2 रोज होंगी और 3 कॉलम होंगे। देखो पहली रो और दूसरी रो, कॉलम कितने 1 2 3। अच्छा भरना किससे है, 5 से भरना। देखो यहाँ पर क्या भर गया, 5 5 5 है ना। कितनी बार, 3 दूनी 6, 6 बार 5 आपका आ गया है। बात इतनी समझ में आ गई। आगे है हमारे पास एक 2D एरे बनानी है रैंडम डॉट रैंड फंक्शन से। यहाँ पर क्या कहा है, 2 रो और 2 कॉलम। तो ये देखिए पहली रो हो गई, दूसरी रो हो गई, कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम। बात समझ में आ गई। इसमें वैल्यूज कहाँ भरते हैं आपको पता है, हमने पहले बताया कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक के बीच की वैल्यू इसमें भरी जाएगी, ये आपको याद रखना है। ठीक, और जो वैल्यू होगी वो किस फॉर्मेट में होगी, फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्मेट में होगी। आगे बात करी जाए, चलिए अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो डी टाइप एट्रीब्यूट है। डी टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है सर, डी टाइप एट्रीब्यूट है ना, वो आपके एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उसके डेटा टाइप को बताता है। मामले को समझिएगा, 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इनका डेटा टाइप क्या है, तो हमको पता है सर ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं। लेकिन इंटीजर में भी हम ये इंटीजर में कितनी साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो ये 64 बिट्स। 64 बिट्स का मतलब हमारा जो सिस्टम है ना वो कितने बिट का है, 8 बाइट का है। कितने बाइट का है, 8 बाइट्स का सिस्टम है हमारा। इसीलिए कितना दे रहा है, 64 बिट्स दे रहा है, क्योंकि 8 बाइट मतलब कितना होता है, 64 बिट्स होता है।
कितना होगा 64 बिट्स होता है। तो ये हमको इस फॉर्मेट में क्या रिटर्न कर रहा है, वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। अगर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट का होगा तो यहाँ पर इंट 32 देगा। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट्स का होगा तो यहाँ पर इंट 16 देगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी हमारा जो लैपटॉप है वो कितने बाइट्स का है, 64 बिट्स का है, 8 बाइट्स का है, तो इसीलिए हमको दे रहा है इंट 64। एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर हमने फिर से डी टाइप ले लिया। नेगेटिव वैल्यूज वे भी इंटीजर के फॉर्मेट में ही काउंट की जाती हैं, तो इनमें भी क्या रिटर्न करके दे रहा है, इंट 64। चलिए हमने यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट ले लिया। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या ऑक्यूपाई करता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट भी 64 बिट्स को ही ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पर दे दिया हैज फ्लोट 64। कितना दे देगा, फ्लोट 64 आपको यहाँ पर भी दे देगा। बात इतनी समझ में आ गई ना। तो डी टाइप क्या करता है, एरे के अंदर के एलिमेंट किस प्रकार के, किस फॉर्मेट में हैं, क्या उनका डेटा टाइप है, इसी को बताने का प्रयास करता है। हम बदलना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 to 8, मतलब कॉम्प्लेक्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 128 बिट्स। कितना, 128 बिट्स को ऑक्यूपाई करता है कौन, कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे भैया हमको बदलना है, हम चाहते हैं कि जो इंटीजर है ना वो केवल 32 बिट्स ही ऑक्यूपाई करे, तो हमको यहां पर दे देना होता है डी टाइप। जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं एरे ना, तो वहां पर हमको क्या दे देना होता है, डी टाइप। एरे हमने एरे नाम का, ARR नाम का वेरिएबल लिया, np.array फंक्शन। एरे फंक्शन क्या करेगा, किसी सीक्वेंस को, चाहे वो लिस्ट हो चाहे टपल हो, उसको किस में बदल देगा, एरे में। और हम डी टाइप लगा करके दे देंगे 32, मतलब कि जो आपके अंदर इंटीजर है ना वो 32 बिट्स को ही स्पेस ऑक्यूपाई स्पेस करें बस। तो यहाँ पर डी टाइप चेक किया तो कितना आ रहा है, इंट 32। हम चाहते हैं कि 16 बिट्स ही ऑक्यूपाई करें, तो यहाँ पर डी टाइप चेक करेंगे कितना आएगा, इंट 16 आएगा। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बच्चों। एक हमने एरे बना ली, उसमें दे दिया 11 22 33, और फिर हमने क्या किया, उसका डी टाइप चेक कर लिया। डी टाइप चेक किया तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि इसका जो डी टाइप है, इसका डेटा टाइप है, वो इंट ना होकर के क्या हो जाए, फ्लोट हो जाए। तो फ्लोट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ASTYPE, एज टाइप फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एज टाइप फंक्शन होता है। एज टाइप फंक्शन क्या काम करता है, किसी एरे के अंदर के एलिमेंट के डेटा टाइप को बदल देता है। मतलब अभी हमारे पास जो एरे है ना ये वाली, इसमें डेटा टाइप क्या है, इसमें डेटा टाइप है इंट। क्या है, इंट। हमने इसको बदल दिया किससे, फ्लोट से। अब देखो 11 के बाद दशमलव लग गई, 12 के बाद दशमलव लग गई, 13 के बाद दशमलव, मतलब 11 12 13 के बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स आ गए हैं। और हमने इसका डेटा टाइप चेक किया तो अब डेटा टाइप कितना बता रहा है, अब डेटा टाइप बता रहा है फ्लोट 64। कितना, फ्लोट 64 बता रहा है। तो यहां तक की कहानी में कोई समस्या आपको है, पक्का नहीं है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने फिर एक एरे ले लिया ARR नाम से, ठीक। और उस एरे में हमने डायमेंशन बताओ फटाक से, 1 2, 2 ब्रैकेट ना, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2D डायमेंशन हो जाएगी। और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 2D डायमेंशन का मतलब 2 रोज और कितने कॉलम, 3 कॉलम, और टोटल एलिमेंट कितने, 6 एलिमेंट हैं। और यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करा लिया, देखो ये प्रिंट हो गया है। आगे देखिए इस पे काम क्या क्या हो रहा है। तो जब हमने इसका डी टाइप चेक किया तो इसमें इंटीजर वैल्यूज है ना, ये देखो इंटीजर वैल्यूज, तो क्या दे रहा है, इंट 64 दे रहा है। अगला एट्रीब्यूट क्या है बच्चों, अगला एट्रीब्यूट है एंडिम। एंडिम का मतलब, एंडिम जो होता है वो ना डायमेंशन बताता है। डायमेंशन का मतलब यहाँ पर देखो हमने शुरू में बताया कितने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, तो डायमेंशन कितनी, 2 डायमेंशन इसकी हो गई। डायमेंशन कितनी आई, 2। अब साइज कह रहा है, साइज क्या बताता है, साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट हैं। तो भैया इसकी डायमेंशन कितनी थी, 2 डायमेंशन थी, और 2 रोज थी 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम में टोटल एलिमेंट कितने, तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 6। अब बताता है शेप, वैसे ही शेप क्या करेगा, शेप एट्रीब्यूट बताता है इसकी शेप को, जिसमें 2 रोज हैं और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। अगला कह रहा है आपसे कि आइटम साइज एट्रीब्यूट क्या बताता है, ध्यान से देखना। आइटम साइज एट्रीब्यूट क्या बताएगा, तो भैया आइटम साइज बताता है हर आइटम की साइज कितनी है। अब देखो कैसे पता लगेगा, देखो इंट 64 लौटा रहा है ना, कितना, इंट 64, मतलब हर इंटीजर 64 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। कितना, हर इंटीजर 64 बिट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो हमको जो आंसर दे रहा है ना वो 8 बिट नहीं दे रहा है, 8 बाइट दे रहा है। किस फॉर्मेट में, ये 8 बाइट्स की फॉर्मेट में दे रहा है, क्योंकि 8 बाइट्स में बच्चा कितना होते हैं, 64 बिट्स होते हैं। तो ये हमको क्या दे रहा है, 8 बाइट्स में आंसर रिटर्न करके दे रहा है। हर आइटम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 8 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है।
ठीक, आगे क्या बता रहा है, आगे हमारे पास है डेटा एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, डेटा एट्रीब्यूट। डेटा एट्रीब्यूट क्या करता है, मेमोरी लोकेशन बताता है, आपके उस एरे की मेमोरी लोकेशन क्या है हार्ड डिस्क में, उसी को बताने का काम करता है। यहाँ पर कैसे आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर कुछ इस फॉर्मेट में आएगा, लिखा रहेगा मेमोरी एट 0x7f समथिंग करके। आपका हर एरे का अलग अलग मेमोरी होता है, नहीं आप यही रट लो कि सर यही आएगा, है ना। आप जो एरे बनाओगे वो अलग जगह स्टोर करी जाएगी, हमने जो बनाई वो अलग जगह स्टोर हो रही है। तो इतनी बात समझ में आई, ये आपके कुछ क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। फटाफट याद रखिएगा। डी टाइप क्या बताएगा कि हमारे एरे में किस प्रकार के डेटा टाइप वाले एलिमेंट हैं। एंडिम क्या बताएगा, डायमेंशन उसकी बताएगा। साइज क्या बताएगा, कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। शेप क्या बताएगा, कितने रो और कॉलम हैं, किस फॉर्मेट में, टपल की फॉर्मेट में, याद रखिएगा। आइटम साइज क्या बताएगा, एरे में हर आइटम किस प्रकार का है, किस डेटा टाइप वाला है और कितनी साइज है उसकी, किस फॉर्मेट में, बाइट्स की फॉर्मेट, बिट की फॉर्मेट में नहीं। डेटा क्या बताता है, मेमोरी लोकेशन बताता है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमको यहाँ पर दिया गया है एक ARR नाम की एक वेरिएबल बनाई गई है, उसमें हमने एक 2D एरे बनाई है। कैसी एरे, 2D, और उसमें जो डेटा टाइप है वो क्या दे रखा है हमने, int 16। क्या दे रखा है, int 16। हमने इसका डेटा टाइप चेक किया तो int 16 आ रहा है। ठीक, हमने इसका डेटा चेक किया तो मेमोरी लोकेशन आपकी ये आ रही है। आइटम साइज चेक किया तो आइटम साइज क्या है, 2। क्यों, क्योंकि भैया 8 दूनी 16, 2 बाइट। कितने बाइट, 2 बाइट्स यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक, वही इसीलिए 8 दूनी 16 यहाँ पर int 16 आ रहा है। ये इतना आपको याद हो गया होगा। इंडेक्सिंग की बात करते हैं भैया। इंडेक्सिंग कुछ भी मत करिए, कुछ का मतलब कुछ भी, जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग पढ़ाए थे ना हम आपको, किसमें, सॉरी, लिस्ट में हम आपको इंडेक्सिंग पढ़ाए थे, वही लिस्ट वाली इंडेक्सिंग ही आपको यहाँ पर क्या करनी है, हूबहू कॉपी पेस्ट मार देना है। ध्यान से देखो, शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से होगी, बस बात खत्म। भैया हमसे कह रहा चौथा एलिमेंट ढूंढिए, 0, ये 0 1 2 3 4, चौथा एलिमेंट कौन सा है, 10 है। आंसर कितना आ गया, आंसर देखो 10 आ गया है, बात खत्म। ठीक है ना, ये इसकी ऐसे इंडेक्सिंग होगी। अच्छा, हमने कहा कि 2 से शुरू करो 10 तक जाओ, 2 से शुरू करो, 10 कह रहा हूं, 6 तक जाओ, 2 से शुरू करो 6 तक जाओ। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, 0 1 2 कहां शुरू हो रहा है, यहां से, और कहां तक जाना है, 6 तक जाना है, 2 3 4 5। अब 6 तो जा नहीं सकते, क्योंकि 6 के पहले ही रुक जाना होता है, तो 6 8 10 12। देखो आंसर वही आ रहा है क्या, हाँ भैया 6 8 10 12 ही आ रहा है। हमने कहा 1 से शुरू करो 9 तक जाओ, 3 3 का स्टेप लो। 1 से शुरू करो 9 तक जाओ, 3 3 का स्टेप लो। 1 कहाँ है सर जी, सर ये 1 रहा, ये तो 0 रहा, ये 1 रहा, मतलब 1 से शुरू करो और 3 का स्टेप लो। 1 2 3, किसको, 10 को, फिर 1 2 3, फिर किसको, इसको। ठीक है ना, तो अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना जाएगा, 4 10 16, 4 10 16। क्या सर आंसर आ रहा है का, हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। आगे कह रहा है देखो, कहां से शुरू करो, नहीं बताया है, नहीं बताया तो 0 से शुरू करना है। कहां पर खत्म करो, नहीं बताया है, नहीं बताया तो एकदम लास्ट तक जाना है। स्टेप कितने कितने का लेना है, 5 5 का स्टेप लेना है। आइए 5 5 का स्टेप लेते हैं। मतलब पहला एलिमेंट कौन सा प्रिंट करा देंगे हम भैया, पहला एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हैं किसको, पहला एलिमेंट प्रिंट कराने वाले हैं 2 को। चलिए 2 प्रिंट हो गया। 5 का स्टेप लीजिए फटाक से, ले लें, 1 2 3 4 5, ये 12 हमको छापना पड़ेगा। कितना, 12, 2 के बाद 12, फिर 5 कदम चलिए, 1 2 3 4, खत्म हो गया एलिमेंट में। मतलब 2 और 12 आना है, हाँ 2 और 12 आ भी रहा है। क्या नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकती है, हाँ सर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। गिनती गिनिए, उल्टी गिनती, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -6 छापना था तो यहाँ पर 8 आ गया। कितना आया है, 8 यहाँ पर आपको दिख रहा है। बात समझ में आ गई। तो पूरी की पूरी जो इंडेक्सिंग है वो कैसी होती है, वो लिस्ट के जैसी ही होती है। हमने बहुत शिद्दत से इसको आपको पढ़ाया है। ठीक, आइए 2D एरे में हम लोग इंडेक्सिंग की बात करते हैं भैया। सबसे पहली बात कि हमको यहाँ पर पता है ये हमारा कौन सा रो है, तो ये हमारी 0th रो है। ये हमारी कौन सी रो है, ये हमारी पहली रो है। इतनी तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमसे यहाँ पर कहा है 1, 2, 1, 2 का मतलब कि पहली इंडेक्स वाली रो, पहली इंडेक्स वाली रो ये वाली हुई, इसमें दूसरी इंडेक्स वाला एलिमेंट, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो यहाँ पर बताओ 1, 2 पर कौन है, 1, 2 पर 53 है ना, तो ये 53 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 53 आंसर आ रहा है। कह रहा है 0 0 0 0 का मतलब ये हमारा 0th कॉलम है, और 0th कॉलम 0 रो वाला, सॉरी 0, मिटा भी देता हूँ यहाँ पर, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको मिटा दिया है। चलिए ये हमने मिटाया, सबसे पहला काम एकदम बढ़िया समझना। ये हमने क्या किया, ये हमारा 0th रो
और क्या है ये फर्स्ट रो है। इतना बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें सर 0th रो में 0 1 2 और इसमें क्या है 0 1 2, ये इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब आपसे कह रहा है 1 2 1 2 कहाँ है, तो पहले ये 1 है और ये 2 है, कितना आ गया 53 आ गया। हमसे कह रहा है 0 0, तो ये 0 है और ये 0 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 99 आ जाएगा। हमसे कह रहा है 1 1 1 1 का मतलब ये 1 यहाँ वाला, ये 1 वहाँ वाला, तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, इसकी इंडेक्सिंग कर सकते हो। बात समझ में आ गई। आगे क्या है, रिसेप करना है। रिसेप फंक्शन क्या करता है, याद रखिएगा भैया, रिसेप फंक्शन किसी भी एरे के शेप को बदल देता है। किसको, एरे की शेप को बदल देगा। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 0 से लेकर के 11 तक के एलिमेंट ले लिए, मतलब टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है 12। अब इसको किस किस शेप में बदला जा सकता है, ध्यान से समझना। 1 गुणे 12 में बदल सकते हैं, मतलब एक रो हो उसमें 12 कॉलम हो, पहली बात। 2 रो हो तो कितने कॉलम होंगे, 6 कॉलम होंगे। तीसरी, 3 रो हो तो कितने कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे। चौथी, 4 रो हो तो कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। अगर 6 रो हमने कर दिया, जब कितने कॉलम रखने पड़ेंगे, तब आपको 2 कॉलम रखने पड़ेंगे। और कहीं हमने 12 रो कर दी तो हमारे पास कितने कॉलम होंगे, 1 कॉलम बचेगा एक रो में बस। मतलब घूम फिरा के कुल मिला के इसका अगर हम लोग गुणा करें तो आपके 12 एलिमेंट आने चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना। हमने देखो अगर नहीं दिया तो फिर आपको एरर मिलेगी वहां पर, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, वैल्यू एरर आपको मिलती है। यहां पर हमने 12 एलिमेंट ले रखे हैं, इसकी शेप बदल रहा हूं कैसे, 4 इंटू 3, मतलब कितने 4 रो 3 कॉलम। देखो 1 रो 2 रो 3 और 4 कॉलम, कितने 1 2 3, 3 कॉलम, 4 3 12 टोटल एलिमेंट हो गए। तो वही सारे एलिमेंट्स क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं शेप फंक्शन से। किस फंक्शन से, शेप फंक्शन से। बात समझ में आई। आगे हमने क्या किया, फिर से एक इंपोर्ट कराया, किसको, numpy को। इस बार हम np नाम से नहीं यूज करा रहे हैं, किस नाम से, aj नाम से यूज करा रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि numpy की एलियासिंग या फिर किसी मॉड्यूल की एलियासिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई बाध्यता उसमें नहीं होती है। हमने इसको इंपोर्ट करा लिया aj नाम से। अब अजय नाम का वेरिएबल लिया, उसमें aj डॉट एरे करा, 4 5 6 को हमने एक एरे बना दी। देखो ये एरे हमारी बन करके आ गई है। आगे बात करते हैं, हमने क्या कहा कि भैया अजय में हम सेकंड एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं, तो ये 0 0 वाला हुआ, ये 0, ये वाला कौन सा 1 और ये वाला कौन सा 2, तो 2 पर क्या है 6 है, तो आ गया। अब ध्यान से देखो, ए आर नाम की एक वेरिएबल और लिया और हमने एजे डॉट कॉपी लगाया। क्या लगाया, एजे डॉट कॉपी, मतलब जो अजय नाम की जो एरे है ना, वो कहां ए आर में कॉपी हो जाए। अजय नाम की एरे ए आर आर में कॉपी हो जाए, मतलब ए आर आर की वैल्यू भी कितनी हो गई 4 5 6 हो गई। अब हम अजय में परिवर्तन ला रहे हैं, किसमें परिवर्तन ला रहे हैं, अजय में परिवर्तन ला रहे हैं। तो अजय में परिवर्तन लाया और अजय में दूसरे एलिमेंट को, जो कि दूसरा एलिमेंट क्या था 6 था, इसको हमने 10 कर दिया और अजय को प्रिंट कराया। ध्यान से देखो यहाँ पर 4 5 6 कितना हो गया है, 4 5 6 बदल करके 4 5 10 हो गया है, ये याद रखना। लेकिन सर ए आर आर को प्रिंट करेंगे ना, मजे की बात बता दूं, ए आर आर को प्रिंट करोगे ना बच्चा, तो यहाँ पर ए आर आर हमारा कितना आएगा 4 5 6 ही आएगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। फिर ये सर बदलाव होगा कैसे, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा व्यू फंक्शन का। किसका इस्तेमाल, व्यू फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी प्रोग्राम को एक बार फिर से आप लिखना, और जहां पर कॉपी लिखा हुआ है ना, यहीं पर आप व्यू लिख देना, और दोनों प्रोग्राम में आप अंतर देखना। एक में जो है नई एरे हमारी बदल जाएगी, किसमें, व्यू में, और कॉपी में बदलेगी नहीं। ये मैं बता दे रहा हूं, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और आप इसको करके देखेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों लिन स्पेस फंक्शन के बारे में। लिन स्पेस फंक्शन क्या काम करता है और कैसे काम करता है, ये फटाक से उसको समझते हैं। देखो एकदम अच्छे समझो, लिन स्पेस में हम लोग पैरामीटर कितने देते हैं, 3 पैरामीटर। कितने पैरामीटर, 3। कहां से, देखो सबसे लास्ट वाला पैरामीटर क्या कहता है, 4 लोग आएंगे। कितने लोग, 1 2 3 4 लोग आएंगे। 4 लोग आए। पहला इंसान कौन होगा, 10। ठीक है सर। दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, लास्ट वाला कौन होगा, तो लास्ट पे 20 होगा। मतलब शुरू कहां से होगा, 10 से, अंत कहां से होगा, 20 पे। और इसके बीच में 4 लोग टोटल हैं। 10 20 को मिलाकर के टोटल कितने आएंगे, 4 आएंगे। टोटल एलिमेंट 4 होंगे, शुरुआत 10 से, अंत 20 पे। और इसके बीच की जो गैपिंग है ना, इसके बीच की गैपिंग, ये गैपिंग क्या होनी चाहिए, तो ये गैपिंग हमारी बराबर होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ठीक, तो ध्यान से देखो यहां पर हमने क्या किया, 10 10 में हमने कितना का गैप लिया, 13.5
3 का मतलब कितने का डिफरेंस है? 3.33 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 13.33 से 16.66 मतलब इसमें भी गैप कितने का है? 3.33 का है। अब यहाँ पर 16.33 से कितने पे जा रहे हैं? 20 पर, मतलब यहाँ फिर गैप कितना है? 3.3 का ही गैप है। तो लिन स्पेस का मतलब उसकी स्पेसिंग जो है वो लीनियर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई? एक एग्जांपल फटाक से और करते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर कह रहा है कितने एलिमेंट आए? 5, 1 2 3 4 5। पहला 10 यहाँ बैठेगा, 20 आखिरी में बैठेगा। अब इसके बीच में कितने लोग और आने चाहिए? 3 लोग, जिनके बीच की स्पेसिंग क्या हो? बराबर हो। कैसे करनी है? देखो 10 12.5 मतलब 2.5 की स्पेसिंग, फिर 15 मतलब 2.5 की स्पेसिंग, फिर 17.5 मतलब 2.5 की स्पेसिंग, और 17.5 से 20 मतलब कितने की स्पेसिंग? 2.5 की स्पेसिंग आपकी आ रही है। एक एग्जांपल और, 10 20 ऐसे हमने दे रखा है। कितने लोग आएंगे? 6 लोग। यहाँ पर कौन बैठा? 10 बैठा। यहाँ पर कौन बैठा? 20। और कितने लोग आने हैं? अभी 4 लोग और आने हैं, टोटल 6 होने हैं। तो 10 2 12, देखो स्पेसिंग 2 की 12, फिर 2 की 12 2 14, फिर 2 की 16, फिर 2 की 18 और फिर 2 की 20। हो गया ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हमने कहा 4 लोग आएंगे, 1 2 3 4। पहला 1 होगा और दूसरा 10 होगा। कितना कितना जोड़े भैया? सब में 3 3 जोड़ दो। तो 1 में 3 जोड़ा कितना आया? 4 आया। 4 में 3 जोड़ा कितना आया? 7 आया। 7 में 3 जोड़ा कितना आया? 10 आ गया। बात समझ में आई ना? तो स्पेसिंग बराबर रखनी है। लिन स्पेस का मतलब लीनियर स्पेस। ठीक। आगे ऐसे हमारे पास है लॉग स्पेस। लॉग स्पेस में क्या होता है बच्चों? लॉगरिथम स्पेस बराबर होता है ना? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कुछ नहीं याद करना, ये आपको ई के बाद की वैल्यू देखनी है, ई के बाद वाली। किसके बाद वाली? ई के बाद। यहां पर कह रहा शुरू किससे हो? शुरू हो भैया 1 2 3 4 एलिमेंट, 1 से शुरू हो और खत्म कहां हो? 10 पर। कितने? स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? अब आपको पता, 1 में क्या जोड़ो? 3। फिर यहाँ पर 3 सॉरी 3 जोड़ दो, कितना आ जाए? 4। ऐसे हमने कर दिया। अब आपको दिमाग खुद से लगाना पड़ेगा। 4 में फिर तो 3 जोड़ा 7, और 7 के 3 जोड़ा तो 10। अब यहाँ पर लास्ट वाले देखो, यहाँ पर ई के बाद का 1, ई के बाद का 4, ई के बाद का 7 और ई के बाद का 10। ठीक, मतलब इसमें कितना स्पेसिंग है? 3 की स्पेसिंग। इसमें कितनी स्पेसिंग है? 3 की स्पेसिंग। और इसमें कितनी की स्पेसिंग है? 3 की स्पेसिंग है। तो 1 में 3 3 फिर 4 हुआ, 4 में 3 तो 7 हुआ, 7 में 3 तो 10 हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया? लॉग स्पेस फंक्शन हो गया, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में स्पेसिंग को बराबर रखता है। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की, कि हम लोग अपने नमपाई में कौन-कौन से अर्थमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, आपको याद रखना है बच्चों। हम आज उसी में से किसी 8-10 फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। हमने एक एरे बना ली, है ना? एरे 1 और एरे 2। एक में ले लिया 1 2 3, दूसरे में 11 22 33, 11 23 2 एंड 33। अब क्या कर रहे हैं? हम इसको जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे ना, जब हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तब याद रखिएगा कि जोड़ते समय या फिर कोई भी कैलकुलेशन करते समय याद रखना है कि उसकी जो शेप है, उसकी जो साइज है, वो बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने 1D एरे ले रखा, तो ये भी 1D एरे दूसरी वाली भी है। इसमें 3 एलिमेंट तो इसमें भी 3 एलिमेंट, कॉलम रो सब बराबर होनी चाहिए। ठीक। हमने देखो पहला एरे प्रिंट कराया 1 2 3, दूसरा प्रिंट कराया 11 22 और 33, और हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखो पहले में पहला जोड़ा 11 में एक जोड़ा कितना हुआ? 12, 22 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 24, और 33 में 3 जोड़ा कितना हुआ? 36। तो ऐसे आप इसको जोड़ सकते हो। डायरेक्टली जोड़ना है, डायरेक्टली जोड़ दो। कैसे जोड़ना है सर? ये ऐसे, सम बराबर एरे 1 प्लस एरे 2। नहीं तो हमारे पास एक ऐड फंक्शन होता है, और ऐड फंक्शन में आप क्या करोगे? ऐड बराबर np डॉट ऐड, यहाँ पर एरे 1 कॉमा एरे 2 इस तरीके से दे दोगे, तब भी क्या हो जाएगा? तब भी यहाँ पर ये आपका ऐड हो जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि अब आपने इसको क्या कर लिया? जोड़ लिया है। घटाना है तो क्या कर सकते हो? घटाने के लिए हमारे पास सबट्रैक्ट फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? सबट्रैक्ट। नहीं तो आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो? ऐसे आपने लिख देना था ARR1 माइनस ARR2। तो ऐसे भी ये क्या हो जाता? ऐसे भी इस तरीके से ये घट जाता। ये भी आपको याद रखना है। बात इतनी समझ में आ गई ना? तो सबट्रैक्ट फंक्शन आपने सीख लिया, ऐड फंक्शन आपने सीख लिया। आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई फंक्शन की। मल्टीप्लाई में भी भैया मल्टीप्लाई वैसे ही होगा, 1 2 3, और यहाँ पर कितना था? 11 22 और 33। चलिए मल्टीप्लाई करिए। पहले में पहले का 11 एकम 11, 22 दूनी 44 और 33 तियां 99। 11 वन जा 11, 22 जा 44 एंड 33 थी जा 99। ये आपका ऐसे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। डिवाइड कैसे करेंगे? ध्यान रखना भैया, डिवाइड भी वैसे करना है हमको। 11 में हमने भाग दिया किसका? 11 से भाग दिया किसमें? 1 में। 22 से भाग दिया किसमें? 2 में। 33 से भाग दिया किसमें? 3 में। तो आंसर सबका वही आ रहा है। ठीक है ना? तो डिवाइड फंक्शन भी इस तरीके से काम करेगा। पावर फंक्शन कैसे काम करेगा? एकदम ध्यान से देखो।
एकदम आराम से इत्मीनान से समझिएगा। हमने क्या कहा, एरिया 1 ले ली। एरिया 1 क्या थी, 1 2 3, और इसमें पावर क्या लगा दी, पावर हमने लगा दी 3 का। किसकी पावर है, 3 की। मतलब 1 की पावर 3 कितना हुआ, 1 हुआ। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिका 27। ये आप क्या ऐसे पावर लगा सकते हो। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मॉड की बात करते हैं। मॉड क्या बताता है आपको, मैंने पहले ही बताया था। मॉड मतलब मॉडुलस ऑपरेटर काम करेगा यहाँ पर। कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस। मतलब 8 लिया है, 6 लिया है और 9 लिया है। इसमें भाग किससे देना है, 3 से, 4 से और 2 से। अब बताओ 8 में 3 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2। 6 में 4 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2। कितना, 2। और 9 में 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर हमारे पास आएगा 1। तो देखो आंसर भी कितना आ रहा है, 2 2 1। कितना आ रहा है, 2 2 1। ये आपको ऐसे याद रखना है। आगे है स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में क्या क्या है, हमने यहाँ पर एक मार्क्स नाम की एरे ले ली, जहां पर हमने लिखा 76 78 81 66 85। सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने इसका मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मीन। मीन कैसे निकलता है सर, बताएंगे क्या थोड़ा सा। बिल्कुल भैया, हम आपको बताते हैं मीन कैसे निकलता है। आपको क्या करना है, इसको सबको यहाँ पर जोड़ देना है। 76 में जोड़ देना है 78, 78 में जोड़ना है आपको 81, 81 में जोड़ना है आपको 66 और 66 में आपको जोड़ना है 85। ठीक है ना, ऐसे जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद यहाँ पर 66 और कितने एलिमेंट है, टोटल 5 एलिमेंट। तो इनको भाग दे देना है किससे, 5 से। और आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा 77.2। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, आगे है इसे मीडियन निकालना है। तो आपको पता है मीडियन में हम लोग मिडल टर्म उठाते हैं। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जो कि पहले से लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है, लिख डालो। कैसे लिखेंगे भैया, सबसे पहले क्या आएगा, 66 आएगा। फिर कितना, 76। फिर कितना, 78। फिर कितना, 81। फिर कितना, 85। लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। बीच की वैल्यू कौन सी है, 78। ठीक, अब मैं आपको एकदम टोटली मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं बस। ठीक है ना, अगर ये ऑड फॉर्मेट में हो तो बीच वाली उठाते हैं, इवन फॉर्मेट में हो तो जो बीच की 2 टर्म होती है ना, उसको हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं, मीन, और वही आपका मीडियन हो जाता है। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 78 आपका आंसर आ रहा है। बात समझ में आई। ऐसे हमको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है। अब इसमें भैया सबसे छोटा कौन है, सबसे मिनिमम कौन है, 66 है। और सबसे मैक्सिमम कौन है, 85। यहाँ पर देखो आंसर भी आ रहा है, 66 क्या हो गया मिनिमम और 85 क्या हो गया मैक्सिमम। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे है सील फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, राउंड फंक्शन। सब हमने आपको पढ़ाया है मैथ में, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाया है, बहुत इत्मीनान से, आराम से पढ़ाया है भैया। सबसे पहले हमको फ्लोर निकालना है। फ्लोर हमने आपको बताया था, जैसे ये कोई रूम है, ये हमारे पास क्या है, रूम। अब बताओ फ्लोर कहाँ होती है, फ्लोर नीचे ही तो होती है ना, ये हमारी फ्लोर हो जाती है। और हमको जो सील होती है, सीलिंग फैन कहाँ लगाते हैं, सीलिंग फैन इधर लगाते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होता है, सीलिंग फैन होता है। ठीक, तो वही चीज हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं आपको, कि फैन कहाँ होता है, फैन ऊपर होता है सीलिंग पर। ठीक, और फ्लोर कहाँ होता है, नीचे। तो जो नंबर दिया है ना, ये वाला नंबर, इसका एक कम करो। कम करोगे कितना होगा भैया, कम करोगे तो 1 आएगा। ठीक, इसको एक कम करो कितना होगा, 2 आएगा। इसको एक कम करो कितना होगा, 3 आएगा। इसको एक कम करो कितना होगा, 4 आएगा। कितना, 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं। बस यही इतनी सी कहानी है। 4 1 2 3, 1 2 3 4। तो आंसर कितना जा रहा है, 1 2 3 4। किस फॉर्मेट में, फ्लोट के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, फ्लोट के फॉर्मेट में आंसर आ रहा है। ऐसे सील फंक्शन क्या करेगा, सील फंक्शन ऊपर ले जाएगा। लेके जाएं, चलिए हम भी ऊपर लेके जाते हैं। 1 से ऊपर कौन आता है, 1 से ऊपर 2 आता है। 2 से ऊपर कौन आता है, 2 से ऊपर 3 आता है। 3 से ऊपर कौन आएगा, 3 से ऊपर 4 आएगा। 4 से ऊपर कौन आएगा बच्चा, 4 से ऊपर 5 आएगा। मतलब 2 3 4 5। आंसर कितना ही आ रहा है क्या, हाँ 2 3 4 5। आ गया कि नहीं आया, वेरी गुड। आगे बच्चों बात करते हैं राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन में कह रहा है कितने अंकों तक राउंड करना है, 2 अंकों तक। थोड़ा सा साफ कर देते हैं, है ना, नहीं आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं, इसको एकदम अच्छे से सुंदर तरीके से साफ कर देते हैं। आइए बातों को समझ लेते हैं हम। ठीक, एक एग्जाम्पल उठाएंगे और सबको इकट्ठा समझेंगे। चलिए, मैंने कह दिया कि भैया 1.238 ऐसे लिखा। मैंने कहा 1.2345 ऐसे लिख दिया। अब मुझको ना यहां पर इसको राउंड करना है। कितने अंकों तक, 2 अंकों तक। मतलब दशमलव के बाद कितने अंक बचाने हैं, 2 अंक बचाने हैं। मतलब मरेगा कौन, 6 और 8। अब 6 और 8 देखो, 6 क्या है,
6 5 से ज्यादा है ना, तो मरते मरते अपने पड़ोसी का कल्याण करके जाएगा, इसको कुछ दे करके जाएगा, क्योंकि ये तो मर रहा है ना। अगर तो इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा का मतलब 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो ये पड़ोसी को 1 दे करके जाएगा। तो 23 कितना हो गया, 24 हो गया। 1.24 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना होगा, 1.24 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही हमने क्या कहा, ऐसे ही हमने कहा भैया इसमें हटाना है, कितने अंक रखने हैं, 2 अंक रखने हैं। मतलब मरने वाला कौन है, मरने वाला है 45, ये मर रहे हैं, ये खत्म हो जाएंगे, है ना। अब इनके पास खुद कम है पैसा, पैसा कम होने का मतलब 5 से कम होंगे, जो 5 से कम होंगे तो ये किसी को कुछ देंगे नहीं। तो यहां पर आंसर कितना आएगा, 1.23 ही आ जाएगा। आंसर आपका कितना आ गया बच्चा, 1.23 आपका, ये इस तरीके से आंसर आ गया। तो वही चीज यहां समझनी है, क्या समझनी है कि सर यहां पर 2-2 अंक हमको रखने थे, कितने अंक रखने थे, 2-2 अंक रखने थे। मतलब जाने वाला कौन है, 456 जाएगा, 576 जाएगा, 678 जाएगा और 789। क्या सब 5 से ज्यादा है ना, 500 से सब ज्यादा हैं, सब 500 से ज्यादा हैं? नहीं सर, एक नहीं है। कौन, ये वाला नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसी में वैल्यू परिवर्तित नहीं होगी, बाकी सब बदल जाएंगे। एक तरफ से देखना, यहां पर देखो 1 2 3 वही रह गया, मिटा दूं तो थोड़ा सा, कितना रह गया है, एकदम अच्छे समझो, 1 2 3 1.23 वही रह गया ना। लेकिन इसमें 2.34 है, तो 2.34 कितना हो गया, 2.35। क्यों, क्योंकि इसका पड़ोसी दमदार था, तो इसको जाते जाते 1 दे करके गया। इसमें देखो 678 और यहाँ पर 45 था ना, 45, तो ये कितना हो गया, 46 हो गया, क्योंकि इसका पड़ोसी भी दमदार था। यहाँ पर देखिए 7 8 9, कितना, 7 8 9, तो यहाँ पर लास्ट में 5 6 बच रहा था। अब ये 5 6 कितना हो गया, 5 7 हो गया। मतलब एक ही नहीं बदला, बस कौन सा, वो था 1.23। क्यों, क्योंकि इसका जो पड़ोसी है वो 5 से कम है, 5 से कम है, 500 से कम है, क्योंकि 3 अंक है ना, तो 500 मानेंगे, 2 अंक होंगे 50 मानेंगे, 1 अंक होगा तो 5 मानेंगे। इसीलिए इसका भला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका पड़ोसी कमजोर था। बात समझ में आ गई ना। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। तो यहां तक की कहानी में आपको कोई समस्या मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। और अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लगातार बहुत अच्छे तरीके से नोट्स की फॉर्मेट में, प्रैक्टिकल की फॉर्मेट में बताते रहें। और हाँ, इसका प्रैक्टिकल आप करिएगा, फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमको बताएंगे कि हाँ सर हमको ये समस्या आ रही है, हम इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको इस प्रैक्टिकल इसका करना है तो पहली बात तो आपको pip.install numpy कर लेना है। वहां पर भी ना हो, तुम्हारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन पड़ी हुई होती हैं, आप उन पे किसी पे भी जाएंगे और उन पे आप इसको यूज कर लेंगे। आपको गूगल पे लिख देना है numpy इन पाइथन और बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इसका आप यूज कर लीजिएगा, किसी विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी। तो ये आप ऐसे काम कर लेंगे, फिर भी ना हो आप हमको बताइएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना है कि हमको आपकी मेहनत कैसी लग रही है, हमको आप खुद बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।